नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में खबरों के लेंस से आपको कई बड़ी खबरें देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की और इस मन की बात में उन्होंने बिना नाम लिए चीन के खिलाफ जो कहा वो वाकई देश के मन की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख मिलाकर जवाब देना भी जानता है। चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री की आज की एक एक बात का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि चीन से तनाव के बीच उनका ये ताजा बयान कितनी अहमियत रखता है। लेकिन जो एक और बड़ी खबर खबरदार के लेंस में है वह भी चीन मुद्दे से ही जुड़ी हुई है। लेकिन बात देश की राजनीति की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चीन के मुद्दे पर संसद में दो हाथ करने की चुनौती दे दी। अमित शाह ने कहा कि चीन पर चर्चा करेंगे 1962 पर भी, 2020 पर भी। लेकिन चीन को लेकर मोदी की बात पर कांग्रेस को क्यों नहीं हो रहा भरोसा? खबरों के लेंस में इसे समझने और समझाने की करेंगे कोशिश। उधर पूरी कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के बस्ते पर घेरने के लिए जी जान से जुटी हुई है। चीन मुद्दे की राजनीति में जितनी धार है तो उससे ज्यादा पैनापन चीन के खिलाफ लोगों के गुस्से में है। प्रधानमंत्री का लोकल पर वोकल नारा आत्मनिर्भर भारत के लिए है, लेकिन अब ये चीन पर भारी पड़ने लगा है। बैकआउट चीन की मुहिम कितनी गंभीर है इसे यूं समझिए कि एक चीनी कंपनी के भारतीय कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा तक दे दिया। खबरों के लेंस से हम आपको कोरोना की चिंताजनक खबर भी दिखाएंगे। दुनिया भर में 1 करोड़ इंसानों तक कोरोना वायरस पहुंच चुका है। इसमें ठीक हो चुके और जिनकी मौत हो गई उनके आंकड़े भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों को लेकर वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या दिया है भरोसा, इसे भी आपको सुनवाएंगे। और एक जरूरी वीडियो भी खबरों के लेंस में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे। योगी ने रामलला और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। सीएम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल का दौरा किया और विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए बड़ी बैठक भी की। खबरों के लेंस से हमने खबरों को आप तक पहुंचा दिया और अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। चीन के खिलाफ भारत के तेवर पहले से आक्रामक हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री बिना लाग लपेट के दो टूक बातें कहें तो इसकी धार बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ कहा कि भारत अगर दोस्ती निभाना जानता है तो किसी भी बेजा हरकत का सीधा जवाब देना भी जानता है। लद्दाख में बने माहौल के मद्देनजर मोदी ने बिना नाम लिए चीन को जो संदेश दिए उसे समझना आज सभी के लिए बेहद जरूरी है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मुद्दे पर क्या कहा। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान मौजूदा वक्त में काफी ज्यादा अहमियत रखता है। उधर लद्दाख में एलएसी पर भारत की सैन्य तैयारी पुख्ता है। भारत की सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं और इसी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्थिति बेहद सधे हुए अंदाज में सामने रखी। चीन चालबाज है और उससे निपटना आसान नहीं, लेकिन भारत जो संकल्प दिखा रहा है वो संकल्प चीन पर बहुत भारी पड़ सकता है। हालांकि चीन के साथ भारत की बातचीत भी रुकी नहीं है, लेकिन चीन के मामले में सिर्फ उसकी बातों के आधार पर निर्णय करने का माहौल अब नहीं है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और जानिए कि चीन की हिमाकत के खिलाफ भारत अब किस तैयारी के साथ मैदान में आ डटा है।
भारत को आंख में आंख डालकर जवाब देना आता है। भारत चीन तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री की ये कोई साधारण बात नहीं है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। गलवान के बलिदानियों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 135 करोड़ के देश भारत का इरादा बता दिया। ये समझा दिया कि भले चीन भारत से 5 गुना जीडीपी वाला देश हो, भारत झुकेगा नहीं, भारत दबेगा नहीं। भारत के वीर अपना फर्ज निभाना जानते हैं। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। जिनके बेटे शहीद हुए, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को भारत की इंच इंच जमीन की सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं, तो लद्दाख में ये जमीन पर दिखने भी लगा है। लद्दाख में भारतीय सेना ने अपनी तैनाती दोगुनी कर दी है। अब 40 से 45 हजार भारतीय सेना के जवान लद्दाख में हैं, जबकि पहले 20 से 24 हजार सैनिक ही थे। सेना के अलावा आईटीबीपी के जवान भी ग्राउंड पर हैं। भारतीय सेना ने पूरे लद्दाख सेक्टर में अपनी तादाद दुगना कर दी है। इस समय भारत के 40 से 45 हजार सैनिक ईस्टर्न लद्दाख में तैनात हैं, वही चीन की तरफ से 30 हजार से 35 हजार सैनिक हैं। आने वाले दिनों में लगता है कि यही स्थिति रहने वाली है जब तक चीन स्टेटस को रिस्टोर नहीं करता। भारतीय सेना की इतनी बड़ी तैनाती की वजह यह है कि चीन ने लद्दाख में गलवान, पेंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग के अलावा दूसरे मोर्चे भी खोलने की कोशिश की है। ऐसे में एलएसी की मौजूदा चुनौती अगर चीन की पहले की हिमाकतों से ज्यादा गंभीर है, तो भारत का संकल्प भी उतना ही मजबूत है। आसमान में चीन की साजिश को मिलेगा करारा जवाब। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम के जरिए, यानी कि भारतीय वायुसेना की आसमान में आंखें, जो कि ये बता पाएंगी कि आसमान में चीन की हरकत क्या है। भारतीय वायुसेना इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम भी एलएसी के बेहद करीब लगा दिए गए हैं। इसका यह मतलब है कि अगर कोई गतिविधि होती है और ऐसा लगता है कि चीन की तरफ से हवाई हमला होगा, तो चीन की एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को वहीं गिरा दिया जाएगा। भारत चीन से आई चुनौती पर अपनी कमर कस चुका है, लेकिन बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है। भारत और चीन मौजूदा तनाव घटाने और बाउंड्री के मुद्दे को सुलझाने के लिए हर हफ्ते बात करेंगे। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC के तहत होगी। पिछले हफ्ते WMCC फ्रेमवर्क में एक दौर की बातचीत हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत ने चीन के साथ बातचीत के दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन भारतीय सेना चीन के बढ़ते सैन्य जमावड़े को लेकर भी सजग है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ किया कि भारत अगर दोस्ती करना जानता है तो जवाब देना भी। भारत ने चीन से बातचीत का रास्ता भले ना बंद किया हो, लेकिन उसकी चालबाजियों को दो टूक खुले शब्दों में कहने लगा है और चेतावनी देने लगा है कि एलएसी पर चीन की ओर से यही सब चलता रहा तो द्विपक्षीय संबंध बिगड़ेंगे। WMCC फ्रेमवर्क में जब पिछले हफ्ते बात हुई, तो सूत्रों के मुताबिक चीनी पक्ष 1959 और 1960 का नक्शा साथ ले आए थे और कहने लगे कि एलएसी को उसी आधार पर तय किया जाए जिस नक्शे को चीनी लेकर आए थे। उसे तो भारत 1962 के युद्ध से पहले ही खारिज कर चुका था, लिहाजा नक्शे वाली ये चीनी चाल पिछले हफ्ते नाकाम साबित हुई। WMCC की बैठक में चीन ने यह दलील दी कि उसने 4 देशों के साथ अपनी सरहद का विवाद सुलझाया है, लेकिन भारत ने इस दलील के आधार पर एलएसी में बदलाव की उसकी मंशा को ठुकरा दिया। हाल की बातचीत के दौरान भी चीन का एक नया पैंतरा सामने आया। चीन 1959 के नक्शे की बात कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है
कि चीन को हर हाल में पूर्वी लद्दाख में अपना सैन्य जमावड़ा खत्म करना होगा और मई 2020 की यथास्थिति में वापस लौटना होगा। गलवान में चाइना एक तरफ से बोल रहा है कि हम विड्रॉ करेंगे या पीछे हटेंगे थोड़ा सा, बट वो अभी ऑन ग्राउंड कंप्लीट हुआ नहीं है। लेकिन हॉट स्प्रिंग्स एरिया, पेंगोंग त्सो एरिया में अभी भी उनका डिप्लॉयमेंट है। इससे ज़्यादा वरिंग फैक्टर जो है वो है कि देपसांग प्लेन्स के एरिया में और दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड के पास, लेकिन अपने साइड में उन्होंने अपनी मैकेनाइज्ड फोर्सेस, टैंक्स और आर्टिलरी को काफ़ी हद तक बढ़ाया है। चीन की बदनीयती बता रही है कि एलएसी पर मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। लद्दाख के सभी तनाव वाली जगहों पर स्थिति गंभीर है, लेकिन पेंगोंग त्सो के इलाके में चीनी हिमाकत को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। पेंगोंग झील में चीन का बोट पेट्रोल बढ़ा है। झील के उत्तरी किनारे पर चीनी तैनाती बढ़ी है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच हर समय चीनी सैनिकों की संख्या 1000 से 1500 के बीच होती है। हालांकि भारत अब चीन को अपनी हद में रहने के लिए हर स्तर पर चेतावनी दे चुका है। भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा। भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। भारत की परंपरा है भरोसा, मित्रता। भारत का भाव है बंधुता। हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। भारत चीन के खिलाफ अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, तो इन सबके बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन के 2 फैसले बेहद अहम हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर के नागरिकों से कम 2 महीनों के एलपीजी का स्टॉक रख लेने के लिए कहा है। यह आदेश जम्मू कश्मीर के खाद्य और उपभोक्ता विभाग ने जारी किया है। हालांकि आदेश में कहा गया है कि लोगों को लैंडस्लाइड की आशंकाओं को लेकर एलपीजी का स्टॉक रखना चाहिए, लेकिन जैसी तनातनी लद्दाख में है, उसके बाद लोगों ने आदेश को लेकर तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। उधर करगिल से सटे गांदरबल की पुलिस ने 16 स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं की बिल्डिंग खाली कराने का आदेश दिया है, जिसमें अर्धसैनिक बल ठहरेंगे। आदेश में अमरनाथ यात्रा का हवाला दिया गया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब कोविड-19 के चलते इस बार पहले से ही अमरनाथ यात्री कम होंगे, तो इस आदेश का मतलब क्या है? 370 हटने के पहले और बालाकोट स्ट्राइक से पहले भी ऐसे ही आदेश आए थे। हालांकि हम ये साफ करना चाहते हैं कि दोनों आदेश सिर्फ प्रशासनिक सहूलियतों के मद्देनजर हों, लेकिन इसे लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं, हमने सिर्फ उन्हें ही आपके सामने रखा है। उधर चीन को लेकर सरहद पर तनातनी है, तो देश की राजनीति में भी आर पार की जंग छिड़ी हुई है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चीन के मुद्दे पर कांग्रेस को संसद में बहस की सीधी चुनौती दे दी है। तो उधर कांग्रेस के तेवर भी कम आक्रामक नहीं है। कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है और कह रही है कि चीन के मसले पर सरकार सच नहीं बोल रही है। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। एलएसी पर चीनी हिमाकत को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जितने तीखे सवाल हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह का उनको जवाब भी उतना ही जोरदार है। राहुल गांधी गलवान घटना के बाद से लगातार लगभग हर दिन सरकार को घेर रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने तो ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि नरेंद्र मोदी हैं सुरेंद्र मोदी। स्पेलिंग के इस तकड़म से जो तीर राहुल ने छोड़ा, वो सीधा लगा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को चुनौती दी चीन पर सीधे संसद में बहस करने को लेकर। शाह मानो कह रहे हो कि दम है तो बहस करो, सिर्फ 2020 पर ही नहीं, 1962 पर भी, 2004 से लेकर 2014 तक भी। इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में
पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से अमित शाह का ये इंटरव्यू जब प्रसारित हुआ, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के भारत के इरादे को रख चुके थे। लेकिन चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी किस तरह आक्रामक हैं? इसे ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री के मन की बात के ऐन पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात? बाद में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछे कि अपने मन की बात में उन्होंने चीन के आक्रमण पर नाम लेकर उसे शर्मिंदा क्यों नहीं किया। 3 वाक्य बोलने हैं आपको प्रधानमंत्री, आज भी बोल दीजिए। चीन, ये वर्ड बड़ा अद्भुत बात है, हमने नोटिस किया है। चीन का नाम अभी तक प्रधानमंत्री जहां तक मुझे पता लिया नहीं। चीन एग्रेसर है, 3 शब्द। चीन ने घातक हमला किया है, कोई ऐसा शब्द बोल दीजिए आप। नंबर 2, चीन लगभग इतने किलोमीटर हमारे LAC के अंदर आया है। नंबर 3, चीन ने इन पॉइंट्स के आसपास ये किया है, चीन ने इन पॉइंट्स के आसपास हेलीपैड बनाया है। ये 4 वाक्य आप बोल दीजिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लगातार उठा रहे हैं जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक के बाद दिया था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जो चाइना चाहता था उसका सर्टिफिकेट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जाने अनजाने में दे दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए कांग्रेस मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी को अभी भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सवाल करना अधिकार है, पर सवाल का ये माने नहीं है कि हम देश की आम सहमति को, कंसेंसस को कमजोर करना चाहते हैं। हालांकि जब कांग्रेस चीन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रही है तो उसे अपने सहयोगी दल के सबसे प्रभावी नेता शरद पवार का साथ नहीं मिल रहा। यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके शरद पवार ने एक बार फिर कहा है कि चीन मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शरद पवार सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने भी चीन मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दे चुके हैं। शरद पवार के बयान कांग्रेस के एजेंडे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं है, आधिकारिक और औपचारिक तौर से वो ये कहते हैं, रक्षा मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, विदेश मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री जी खुलकर देश के सामने सारे तथ्यों को रखें और झूठ ना बोलें, क्योंकि गलत बयानबाजी करने से कहीं पर वो सेना का मनोबल गिराते हैं, उसको कमजोर करते हैं। बहरहाल जब अमित शाह चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी को संसद में 2-2 हाथ करने की चुनौती दे रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार LAC पर चीन की चुनौती से निपट लेगी। इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है। 2013 में जब चीन ने LAC पर हिमाकत की थी तो बीजेपी भी आक्रामक थी, लिहाजा कांग्रेस के लिए मानो बीजेपी से यह हिसाब बराबर करने का मौका है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीतिक सवाल किस हद तक हों, ये सभी को सोचने की जरूरत है। दिल्ली से आनंद पटेल और अनीशा माथुर के साथ देवांकुर, जयपुर, आज तक। कांग्रेस सरकार को चीन के मुद्दे पर घेर रही है तो आज कांग्रेस ने यह कहकर पलटवार किया कि PM केयर्स में चीनी टेलीकॉम कंपनियों से फंड क्यों लिए गए। इसके पहले राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन के चंदे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था, तो अब कांग्रेस ने चंदे को लेकर किया है पलटवार। अब इस फंड में, इस संदर्भ में कोविड के नाम पे आपने 9,678 करोड़, समझ लीजिए 10,000 से 250 करोड़ कम, 300 करोड़ कम फंड्स रिसीव किए। कहां से? वो नमकीन चीनी से, मीठी वाली चीनी नहीं, नमकीन चीनी देश से। चाइनीज मनी
2013 के बाद आपके नाक के नीचे ये सब एरियाज और तारीखें बताई मैंने, झूला डिप्लोमेसी बताई, महाबलीपुरम बताया, आपकी 8 विजिट्स और 18 बैठकें बताई। उसके दौरान आपने 10,000 करोड़ रिसीव किया, तो मुझे अद्भुत लगता है। और जवाबदेही है राजीव गांधी फाउंडेशन। चीन के मुद्दे पर उठी राजनीति की चिंगारी अभी बहुत आगे तक जाएगी। आपको गृह मंत्री अमित शाह का आज के इंटरव्यू के इन अंश को फिर से सुनाना चाहेंगे, जिसमें वो भरोसा दे रहे हैं कि मोदी सरकार चीन की चुनौती से निपट लेगी। भारत एक किस्म से दो जंग लड़ रहा है, एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ चाइना की फौज लद्दाख में हमें तंग कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है। तो आप जो है, आपकी सरकार जो है इन दोनों से जूझ रही है। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि पहले तो कोविड के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। आप गृह मंत्री है, इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि जो पिछले हफ्ते एक हैशटैग जो था वो वायरल हो गया था, जो पाकिस्तान और चाइना के हैंडल्स भी कर रहे थे, सरेंडर मोदी, जो इंडियन पॉलिटिकल हैंडल्स ने शुरू किया था, लेकिन ये सब पाकिस्तान में भी वायरल हो गया। चाइना के ट्विटर हैंडल्स, जो चाइना में ट्विटर है भी नहीं, लेकिन चाइना के सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल्स वो भी वायरल कर रहे थे। तो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, उसके लिए क्या हम सक्षम हैं? भारत सक्षम है? पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है इतने बड़ी राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज साफ है, इसीलिए चीन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। हर मोर्चे पर चीन को परास्त करने का इरादा इन दिनों हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में साफ साफ देखा जा सकता है। सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट पहले से ही दे दी गई है। सरहद पर जवान मुस्तैद हैं, मगर देश के भीतर भी चीन को लेकर आक्रोश की आग धधक रही है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों से चीन के विरोध की आवाजें बुलंद हो रही हैं। कहीं चीनी राष्ट्रपति के पुतले फूंके जा रहे हैं, तो कहीं चीनी सामानों की होली जलाई जा रही है। मतलब साफ है कि देश अब इस मूड में है कि चीनी सामान को पूर्ण रूप से उसका आसमान में सुराख कर रही हैं। पीएम ने मन की बात में आज भी यही अपील की थी कि लोकल खरीदें, लोकल के लिए वोकल हो जाएं। कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण
और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने चीनी सामान के बहिष्कार की अपील भी नहीं की, लेकिन उनके लोकल के लिए वोकल बनने की अपील यही बताती है कि अब वक्त आ गया है जब स्वदेशी अपनाया जाना चाहिए। हालांकि पीएम की अपील के पहले से ही चीन के खिलाफ देश उबल रहा है। कहीं चीन के खिलाफ तनी हुई मुट्ठियां, गूंजती हुई आवाज है, कहीं तख्तियों पर चीन के खिलाफ तेवर लिखे हैं। कठुआ में तो शी जिनपिंग का पुतला राख करके मन के भीतर धधकती ज्वाला को शांत किया गया। चाइना ने हमारे आर्मी के साथ जो बिहेव किया, उसके लिए हम उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। हमारी ये भारतीय फौज जो है उसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो पब्लिक है हिंदुस्तान की, उसका दर्द बनता है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को ना खरीदें, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था ऐसे टूट जाए जिसके लिए कि उसको कगार के ऊपर खड़ा होना पड़े। भारत में चीनी सामान के बहिष्कार की होड़ लग गई है। शहर शहर चीनी सामान को जलाया जा रहा है, चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द किए जा रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पटना में प्रसिद्ध महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक पुल बनना है। इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी 7 कंपनियों के पास थी। 2 कंपनियां इनमें से चीन से जुड़ी हुई थीं। फिलहाल चीन की धोखेबाजी को देखते हुए इस पुल का टेंडर रद्द कर दिया गया है। यहाँ महात्मा गांधी सेतु से 38 मीटर दूरी पर ये एक नया पुल बनना है, और इस पुल का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बिहार का पैकेज है उसके तहत किया जा रहा था, लेकिन अब इसका टेंडर रद्द कर दिया गया है। हालांकि रद्द करने के साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोबारा टेंडर भी कर दिया है 27 जून को, और 29 जुलाई तक इसका टेंडर भरा जा सकता है, और 31 जुलाई को टेंडर खोला भी जाएगा। कुल इसकी लागत 2927 करोड़ की है, और 14.50 किलोमीटर का ये पुल है। तो ऐसे में दोबारा टेंडर करने से पुल के निर्माण में देरी हो सकती है। ऐसा पहले माना जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इसका काम शुरू हो जाएगा। पटना के बाद कोलकाता की तस्वीरें देख लीजिए। कोलकाता में जोमेटो में काम करने वाले कर्मचारियों के समूह ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक साथ जोमेटो वाली टी-शर्ट को सड़क पर फूंक दिया और चीन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ये कर्मचारी जोमेटो का इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि जोमेटो फूड डिलीवरी फर्म में चीनी कंपनी का निवेश है, इसलिए लोग नाराज हैं। जोमेटो ग्रुपेर तरफ থেকে আজকে যেহেতু জোম্যাটো একটা বিদেশি একটা চাইনিজ কোম্পানি আলিবাবার সঙ্গে টাই আপ করে যে ব্যবসা চালাচ্ছে, যে চাইনিজ কোম্পানি মানে যে চায়নার লগ্নি ভারতে খাচ্ছে এবং ভারত থেকে লভ্যাংশ চীনে পৌঁছচ্ছে। नौकरी छोड़कर चीन का बहिष्कार करने वालों से सवाल किया गया कि अगर नौकरी छोड़ देंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा। जवाब, সেই চীন যে আমাদের দেশের শহীদ জওয়ানদের মৃত্যুর জন্য দায়ী হচ্ছে, সেজন্য আজকে আমরা আমাদের পরিবারের রুজি রোজগারের কথা। विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर कानपुर से भी आई। कानपुर में व्यापारियों ने चीनी राष्ट्रपति की शव यात्रा निकाली। चीन के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि न चीनी सामान खरीदेंगे न चीनी सामान बेचेंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी तय किया गया है कि इस बार की दिवाली में चीनी सामान नहीं खरीदे जाएंगे, मिट्टी के दिए जलाएंगे, स्वदेशी दिवाली मनाएंगे। एक दिन पहले ही अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपील की थी कि स्वदेशी आंदोलन की तर्ज पर एक बार फिर से वैसा ही आंदोलन होना चाहिए और देश को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। चीन के सामान का देश बहिष्कार करे। चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहाँ से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए।
ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि चीन के खिलाफ हिंदुस्तान के रग रग में गुस्सा भर गया है और फिलहाल चीनी सामान के बहिष्कार की बाढ़ आ गई है। पटना से सुजीत झा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, पूरे हिंदुस्तान में चीन के खिलाफ जोरदार गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से के बीच ये समझना जरूरी है कि हम चीन से क्या क्या सामान लेते हैं। चीन से भारत जो सामान आयात करता है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक सामान है। हम चीन से करीब 34% इलेक्ट्रिक सामान मंगाते हैं। इलेक्ट्रिक सामानों के अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर और मशीनरी चीन से मंगाई जाती है। इसकी संख्या करीब 18% है। चीन से हम 10% ऑर्गेनिक केमिकल्स मंगाते हैं, करीब 6% माणिक और जेवरात मंगाते हैं। लोहा और इस्पात करीब 4% मंगाते हैं। चीन से हम 4% प्लास्टिक के सामान मंगाते हैं, जबकि बाकी के अन्य 24% सामान है जो हम चीन से मंगाते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि वित्त वर्ष 2017-18 में भारत ने चीन से $507 अरब का आयात किया था। इसमें चीन की हिस्सेदारी 14% यानी $73 अरब थी। तो माना जा सकता है कि अभी चीन से भारी तादाद में सामान आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन सामानों का अगर बहिष्कार हुआ तो आर्थिक तौर पर चीन की कमर टूटना तय है। मसला साफ है, चीन को सबक सिखाने के लिए जो जहां है वहीं से आंदोलन छेड़े हुए है। पीएम मोदी ने मन की बात में आज भी चीन का जिक्र जरूर, नाम नहीं लिया चीन का, लेकिन कुल मिलाकर उस पर जिस तरह से निशाना साधा है उसको बड़ा सबक मिल गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन को झटका सरकारें नहीं दे रही हैं। आपको चीन के बहिष्कार की पूरी पिक्चर दिखाते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारें चीन को कहां-कहां और किस मोर्चे पर सबक सिखाने में लगातार लगी हुई हैं। निर्णय लिया गया है कि MTNL और BSNL 4G नेटवर्क के लिए चीनी कलपुर्जे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। MMRDA ने मोनोरेल से जुड़ी चीन की 2 कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया है। MMRDA ने 10 मोनोरेल रैक्स बनाने की बोली भी रद्द कर दी। मेरठ रैपिड रेल का टेंडर चीनी कंपनी के पास था, इसे भी रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने तलेगांव में ग्रेट वॉल का टेंडर रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी और हैंगली इंक का टेंडर भी रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनियों का 780 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार ने हिसार और यमुनानगर में चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द किए। यूपी सरकार ने तय किया है कि एनर्जी सेक्टर में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होगा। यूपी सरकार ने तय किया है कि सूबे में चीनी बिजली मीटर का उपयोग नहीं किया जाएगा। वहीं दिल्ली होटल एसोसिएशन ने तय किया है कि होटलों में चीनी नागरिकों को कमरा किराए पर नहीं दिया जाएगा। बोधगया होटल एसोसिएशन ने भी चीनी पर्यटकों का बहिष्कार किया है। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तान के जन जन में चीन को लेकर भयानक आक्रोश है। इस आक्रोश की आग तभी शांत होगी जब चीन को कायदे से सबक सिखाया जाएगा, जब चीन को एहसास होगा कि इस बार उसने भारत से भिड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आगे बढ़ते हुए अब बात कोरोना की कर लेते हैं, जिसने चीन को झटका दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके बन रहे चीन के BRI प्रोजेक्ट पर चीन को कोविड-19 की मार पड़ी है। हांगकांग मीडिया के मुताबिक करीब 40% BRI की योजना कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जबकि 30 से 40% BRI की योजनाओं पर हल्का असर पड़ा है। BRI की जिन योजनाओं पर असर पड़ा है उनमें $60 अरब का चीन पाक आर्थिक गलियारा भी शामिल है। ये गलियारा POK से होकर जाता है, इसीलिए भारत BRI का कड़ा विरोध करता है। कोविड-19 के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई देशों ने BRI के प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाई है या काम लटकाया है, यानी BRI के ज्यादातर प्रोजेक्ट रुक गए हैं और कुछ में बहुत कम काम हो रहा है। तो ये चीन की बात तो हमने कर ली है। आपने देखा किस तरह से हिंदुस्तान में एक तरह से चीन के खिलाफ लहर है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन, सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की हमने जानकारी दी। तो वहीं कोरोना की वजह से किस तरह का मार झेल रहा है चीन, ये भी आपने समझ लिया है। लेकिन अब बात देश की कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, मगर दिल्ली से कोरोना को खत्म कर देने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने माना है कि मिलजुल कर ही दिल्ली से कोरोना को खत्म करना होगा। लेकिन गृह मंत्री ने साथ ही ये भी माना कि मनीष सिसोदिया के बयान ने
दिल्ली वालों को भ्रमित किया। गृह मंत्री ने यह भी माना कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करने वाला अरविंद केजरीवाल का फैसला भी गलत था। दिल्ली से कोरोना ने न जाने कैसा बैर पाल लिया है, न थमने का नाम ले रहा है न हटने का। हर बीतते दिन के साथ दिल्ली में कोरोना की तादाद बढ़ती ही जा रही है। ताजा आंकड़ा देखिए, 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2889 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 65 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 24 घंटे में ही दिल्ली में कोरोना से 3306 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में अब तक 83,077 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और दिल्ली में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,623 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, उसके बाद केंद्र की सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में और दिल्ली के सीएम के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी। कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई, कोविड सेंटर बनाए गए, आइसोलेशन कोच बनाए गए। अब गृह मंत्री ने माना है कि कोरोना की जंग साथ मिलकर जीती जाएगी। जरा भी कोई खींचातानी नहीं है। बिल्कुल मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता सकता हूं कि परिस्थिति कंट्रोल में। दिल्ली सरकार ने हमें कहा था कि भाई एम्बुलेंस बढ़ानी है, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने हैं, वेंटिलेटर बनाने। हमने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर इमीडिएटली दे दिए, 10,000 के करीब ऑक्सीनोमीटर दे दिए, 440 वेंटिलेटर दे दिए हैं। अमित शाह दिल्ली से कोरोना को भगाने के लिए पूरा दमखम झोंके हुए हैं, लेकिन वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उस बयान से वास्ता नहीं रखते जिसमें सिसोदिया ने कहा था कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख केस हो सकते हैं। शाह ने कहा कि सिसोदिया के इस बयान ने दिल्ली वालों के मन में भ्रम की स्थिति ला दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, न जगह बचेगी न बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर था। मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों की हालत देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया था कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज किया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले को उपराज्यपाल ने तभी खारिज कर दिया था, लेकिन आज अमित शाह ने भी माना कि केजरीवाल का यह फैसला गलत था। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर की व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूं। मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है तो। दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे राज्य के लोग यहां पर रहते, आते हैं, जाते हैं। आसपास के राज्यों से, जैसे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से ढेर सारे लोग यहाँ बसते हैं। ऐसा करना संभव नहीं था, तो वो निर्णय को केंद्र सरकार ने बदला और ये तय कर दिया कि हर एक व्यक्ति का इलाज हर एक अस्पताल में होगा। दिल्ली सरकार पूरी तरह से कोरोना को लेकर संजीदा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का मानना है कि दिल्ली सरकार की मदद केंद्र सरकार ने की है। कोशिश यही है कि स्थितियों को सुधार लिया जाए और आगे केंद्र की मदद ना मांगनी पड़े। ये स्थिति बनी कि अरविंद जी ने प्राइवेट अस्पतालों से बात की उस दौरान, तो प्राइवेट अस्पतालों ने अपने बेड्स बनाए, सरकारी अस्पतालों के अंदर आईसीयू को बढ़ाने की कोशिश की, प्राइवेट होटलों से बात करके वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर और कोविड केयर सेंटर्स बनाने की कोशिश हुई। और ये सब संयुक्त एफर्ट्स जो हुए, सबके हुए, सारी सरकारों के हुए और मैं कहता हूँ 2 करोड़ दिल्ली के लोगों के हुए, उससे आज स्थिति ऐसी है कि लग रहा है कि हम अब कोरोना पे कंट्रोल पाने की तरफ हैं। बेहतर भी यही है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को हराने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार मिलजुल कर काम करे, तभी कोरोना परास्त होगा और तभी दिल्ली वालों के जहन से कोरोना का डर भी खत्म होगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में मिलजुल कर सरकारें काम करें, इस तरह की उम्मीद भी पूरा देश कर रहा है, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा आंकड़ा हो चुका है देश का। देश के कई हिस्सों में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, झमाझम बारिश हो रही है। कहीं लोग बारिश से खुश हैं तो कहीं बारिश तबाही लेकर पहुंची है।
अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने हैं। गैंगटॉक में भारी बारिश हुई, वहीं सोलन बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वहां से खबर सामने आई। बुल्ढाना में बारिश के बाद खेतों में नदी का पानी घुस आया है। पटना में मंत्री नंद किशोर यादव के सरकारी बंगले में पानी चारों तरफ देखा जा रहा है, जबकि भुवनेश्वर में बारिश के बाद पारा काफी ज्यादा नीचे गिर गया है। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के हर बड़े खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।